गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपने 2 क्लास देख ली होंगी इससे पहले वाली, और अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का। और इस फर्स्ट चैप्टर में अपन ने मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा 2 क्लासों में, ठीक है। कुछ केमिस्ट्री की ब्रांचों के बारे में ही वर्णन किया अपन ने, कुछ शाखाओं केमिस्ट्री की कौन कौन सी शाखाएं हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, इसके अंतर्गत हमें केमिस्ट्री पढ़ना होगा, इसकी बात अपन कर चुके थे, ठीक है। अब आपके मन में आज एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करने जाएंगे, और ये 5 नियम जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, और उन नियमों में से आप ये 3 नियम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और ये 2 नियम थोड़े टफ हैं। अभी इनको समझेंगे, आपको डरा नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी अपन पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ा इनकी जो थ्योरीज है, इस थ्योरीज के अकॉर्डिंग थोड़ी टफ पड़ती है, बाकी ये 3 जो लॉ हैं वो हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो सर ये लॉ क्या होते हैं, जो नियम क्या होते हैं? तो बट जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, यदि मैं आपसे कहूं यहाँ से क्या बनेगा, आप सब जानते हैं 2H2O, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 हैं, 2 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन के भी कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 2H2O। अब क्या ये बैलेंस इक्वेशन बैलेंस है? आपने 10th क्लास में सीखी होगी इक्वेशन को बैलेंस करना या रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, ठीक है। तो यहाँ तो हाइड्रोजन में कुछ बैलेंस की गड़बड़ आ रही है। यहाँ अपने पास 2 एटम्स है इसके, 2 परमाणु है हाइड्रोजन के, और यहाँ कितने हो रहे हैं बच्चों? 4 हो रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ भी क्या कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे, तो आप बैलेंस हो जाएगी। तो इस रासायनिक जो भी इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट, या इन्हें रिएक्टेंट, और इन्हें बोलते हैं अपन प्रोडक्ट, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, क्योंकि इन नियमों में से आपका एक एग्जाम पेपर में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन तो ये समझ रहे हैं कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, आपने पढ़ ली है, लेकिन मेरा पढ़ाने का काम क्या, शुरू से ही आपको पढ़ाना। आप भूल भी गए हो तो भी आपने शुरू से पढ़िए। इन्हें क्या किए, इन्हें अपन अभिकारक बोलते हैं, और जिन्हें बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। आप सब जानते होंगे। और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना अभी आप 10th क्लास से सीख के आए हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि पहला जो नियम है अपना, देखो ये जो अभिक्रिया हो, जिसे क्या बोलेंगे अपन? केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। अपने सिलेबस में भी है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, वो भी अपन सीखेंगे। थोड़े 10th क्लास से स्टैंडर्ड चेंज है उसमें, वो भी अपन जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ये क्या हो जाएगा अपना? एक रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन है, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट इसमें भाग ले रहे थे वो कन्वर्ट होकर कैसे परिवर्तित हो रहा है? वो प्रोडक्ट में उत्पाद बना रहा है। कोई भी अभिक्रिया संपन्न होने में, या अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो उत्पाद बनता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या जी अभिक्रिया किस अनुपात में मिली, किस रेशो में मिली, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस अनुपात में है इसमें, या जो अभिक्रिया होती है, केमिकल इक्वेशन होती है, वो कुछ नियमों के आधार पर कोई पदार्थ, कोई मैटर किसी दूसरे 2 अभिकारक जब आपस में सहयोग करके या आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब जो उत्पाद बनाते हैं, कुछ नियम होते हैं उन्हें बनाने के लिए या केमिस्ट्री में, और वैसे 5 नियम है अपने सामने जो यहाँ लिखे हुए हैं। अब इन 5 नियम का मतलब क्या होता है, और अभी आगे समझ में आएगा। हल्का सा इनका कहानी देख लीजिए। ये 5 नियम होते हैं। लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। दूसरा दिया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपेशन, मतलब इसका क्या है? इसका दूसरा नियम आपको याद रखना पड़ेगा। इनकी थोड़ी बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी अपन एग्जाम्पल से पूरी समझने की कोशिश करेंगे। जितनी अपनी इसमें जो शब्द लिखा है, जितने शब्द आएंगे आगे अपने, वो अपन पूरे शब्दों को डिफाइन करके चलेंगे। ये होता है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा क्या है? स्थिर। अभी एक एक को उठाएंगे अपन, एक पहले द्रव्यमान का भी पढ़ेंगे, फिर स्थिर अनुपात का भी पढ़ेंगे। स्थिर अनुपात का नियम, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश या 5 नियम लिख लेना, और हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेना। दूसरा तीसरा क्या दिया है? लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या होता है इसका? गुणित अनुपात का नियम।
कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दी है उनकी भी अपने बात करना पड़ेगी। गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। और चौथा है अपना व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और जो पांचवा है गैलिलियो का नियम। ये जो 5 नियम होते हैं, इन 5 नियमों के आधार पर कोई रासायनिक अभिक्रिया किस अनुपात में मिलती है या अभिकारक उत्पाद मिलकर किस रासायनिक संयोग के माध्यम से आप उत्पाद में परिवर्तित होती हैं, वो इन 5 नियमों के माध्यम से अपन पूरी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जो 5 नियम आपको हर केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं कोई जो भी एक क्वेश्चन होगी उसमें आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। आगे इसे पे चर्चा करते चलेंगे। जैसे कि अपन पहला ले लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पहला नियम को उठाते हैं, और लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। चलिए अब इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं कि ये वैसा कौन सा नियम है, ठीक है। चलिए बच्चे अब इसके लिए अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आपके लिए याद करना है। अब उस याद करने के कुछ लिए अपने जो नियम दिए थे लैबोरेटरी में, पहले इसकी कहानी को देख लेते हैं। देखिए जो लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास है, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी हल्का सा पढ़ा होगा। तो इसके लिए अभी यहाँ तक इसको मत पढ़िए, आप इसको पूरी समझेंगे अपन कैसे कहानी लिखी है मैंने, आपको पूरी यहाँ एक्सपेरिमेंट से समझ में आ जाएगी। अभी आप इतना ध्यान रखिए 1744 में 1744 में लेवेजियर नामक वैज्ञानिक ने इस लॉ ऑफ कन्वर्सेशन मास या द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या किया था, प्रतिपादित किया था, या इसने नियम को दिया था। चलिए अब इसके लिए अपन इसका एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या इसकी जो कहानी लिखी है उसे अपन एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास से द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसकी जो पुष्टि यदि आपने 9th में इस टाइप से कुछ पढ़ी हो, ऐसे फिर वो क्या कहते हैं, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, परमाणु क्रमांक या 16 हो जाएंगे, कैसे तक निकाल लिए। वो इसका क्या होगा, रासायनिक समीकरणों के माध्यम, संतुलित रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम कन्वर्सेशन ऑफ मास या द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं समझ सकते। इसका नियम समझने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता होगी, और उस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट में अपन 2 केमिकल पदार्थ लेते हैं, केमिकल रासायनिक पदार्थ लेते हैं। एक बीकर अपने पास ये है, चलिए इसमें एक टेस्ट ट्यूब भरी हुई है, और इसमें अपन ने सॉल्यूशन भरा है, इसमें है चलिए यहाँ अपन ने सॉल्यूशन भरा है, इसमें Na2SO4 का भरा हुआ है, ठीक है। और जो आपकी जो टेस्ट ट्यूब है इसमें अपन ने एक परख नली है, इसे परख नली, इसको बीकर बोलते हैं। इसमें आपने इसका विलयन भरा है, विलयन को बोलते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन भी अपन आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें आपने क्या है, एक परख नली के माध्यम से, कुछ ट्यूब के माध्यम से इसमें एक विलयन को भरा है, और इस विलयन का नाम से आपको उसको सहायता से किसी स्केल वगैरह की सहायता से टांग दिया है, और उसमें जो विलयन भरा है वो है CuCl2 का, ठीक है, कॉपर क्लोराइड का, कॉपर CuCl2 है। अब इसमें आपने इसका वजन किया, क्या करोगे आप, इसमें दोनों चीजों को लेकर इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले वजन करोगे, जितना आपने क्या लिया है, अभिकारक लिया है, रिएक्टेंट लिया है, चाहे वो Na2SO4 हो या फिर CuSO4 हो। जब ये दोनों को आपको क्या करना है, अब मिलाना है, अभिक्रिया करने के लिए छोड़ना है। ये क्या है, अभिकारक है या रिएक्टेंट है। ये 2 रिएक्टेंटों को आपने कुछ मात्रा में लिया, और उस मात्रा को क्या किया आपने, वजन कर लिया, उसका मास को तोल लिया, तराजू की सहायता से क्या कर लिया, इसका वजन को, वेट को मेंटेन कर लिया, कितना वजन, इसका वजन आपने सपोज इतना आया
ठीक है। जैसे आपने तौला इन दोनों अभिकारकों के लिए, दोनों रिएक्टेंटों के लिए आपको तौलने पर वजन नीचे आया। सपोज कीजिए अब इसका क्या हुआ, अब आपने इस वाले टेस्ट ट्यूब में जो CuCl2 है, अब उसमें आपने CuCl2 को मिला दिया। एक अभिकारक J है और दूसरा अभिकारक J है, एक रिएक्टेंट J है और एक रिएक्टेंट J है। अब इस दोनों रिएक्टेंटों को आपने किस माध्यम में छोड़ दिया, आपने इन्हें अभिक्रिया कराने के लिए माध्यम में छोड़ दिया। जैसे ही आपने इसमें अभिक्रिया कराई या CuCl2 के लिए इस पात्र में घोला, अब इसमें कुछ तो बात, जब आप एक चीज को दूसरी चीज में मिलाओगे तो सही बात है कि कुछ अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद में परिवर्तित होगा। अब ऐसे ही आपने इसे उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए छोड़ दिया, तब उत्पाद बनेगा इसका अब जिस CuCl2 को कहां डाल दिया आपने, इसमें, और जिसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा आपके हिसाब से, देखो CuSO4, एक तो क्या बन जाएगा यहां से CuSO4, ठीक है। देखते हैं यहां क्या है CuCl2 प्लस किससे रिएक्शन करवाई आपने, Na2SO4 से, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल से समझ लेंगे, अभी यहाँ कहानी जो एक्सपेरिमेंट है इससे समझने की कोशिश की, अपन फिर एक और छोटे एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को आपने क्या किया, मिक्स कर दिया। पहले तक क्या किया, वजन किया, और वजन करने पर आपको कितना मिला, मान लो 300 ग्राम मिल गया, ठीक है। इन दोनों को आपने वजन करा, लगभग कितने ग्राम मिला, 300 ग्राम मिला। अब अगर किसी के नाम नहीं जानते, कोई दो अभिकारक लिए आपने और दोनों अभिकारकों को तौल लिया, दोनों रिएक्टेंटों को लिया, और दोनों रिएक्टेंटों को लेने के बाद आपने क्या किया, उसका तराजू से वजन कर लिया या वेट कर लिया। आपको वेट करने पर कितना मिला, वजन कितना मिला हमें, सपोज 300 ग्राम मिला। अब ये 300 ग्राम आपने इसका वजन किया, अब इस आप दोनों अभिकारकों को आपने अभिक्रिया करने के लिए छोड़ दिया। जैसे इसे अभिक्रिया करने के लिए छोड़ा और अभिकारक से किसमें कन्वर्ट हुआ, उत्पाद में परिवर्तित हुआ, तो उत्पाद में हमें क्या मिलेगा, देखो Cu और JSO4, अभिकारक कहां मिलेगा हमें, CuSO4, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से क्या हो जाएगी NaCl, सर यहां तो 2 है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2NaCl, इक्वेशन बराबर होगी। आगे और सीख लेंगे, अभी तो अपन इसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हल्का एग्जांपल लेने के लिए, आगे अपन रासायनिक समीकरणों को संतुलित भी करेंगे। देखिए एक बार और अच्छे से समझिए, जब दो अभिकारक या दो, पहले हिंदी में समझ लिए, पहले दो अभिकारकों को आपने लिया और उन अभिकारकों को आपने तौल लिया, ठीक है। इस तौलने के बाद दोनों अभिकारकों को अभिक्रिया कराने की दृष्टि से छोड़ दिया। अभिक्रिया, जैसे ही आपने अभिक्रिया कराई इनके ऊपर, अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनेगा, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा, आपने अब उसका वजन किया। अब क्या किया, इसका वजन किया, जैसा इसका था उतना ही वजन किसका मिला हमें, उत्पाद का मिला। मतलब जो दो अभिकारक थे, दो अभिकारकों का वजन किया था आपने, दो रिएक्टेंट थे, उनका वजन कर लिया था, उनका सपोज करो 300 ग्राम आ रहा था, तब इसके लिए कितना छोड़ा आपने, अभिकारक के लिए उत्पाद में परिवर्तन करने की दोनों में अभिक्रिया करा दी, तो जो उत्पाद बना, अब आपने उसका वजन किया तो कितना मिला वजन, वो जितना अभिकारक दोनों का था उतना ही क्या मिला हमें, उत्पाद का मिला। मतलब है ये कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया सकता है और ना ही इस द्रव्यमान को नष्ट किया सकता है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, हाँ ये वैसे कॉन्सेप्ट था। तो अपन यही कर रहे हैं कि CuCl2 अपने एक रिएक्टेंट है, ठीक है, और दूसरा क्या है Na2SO4 दूसरा रिएक्टेंट है। अब दोनों रिएक्टेंटों को आपने वजन कर लिया और वजन करने पर कितना मिला, लगभग हमें 300 ग्राम मिला। अब इन 300 ग्राम पर आपने क्या किया, इन्हें दोनों को मिला दिया। मिक्स करने के बाद जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद क्या वजन, तो आपने खड़ी वजन किया इसका, तो फिर वजन करने पर हमें क्या मिला, जितना दोनों रिएक्टेंटों का वजन था उतना ही किसका मिला हमें, उत्पादों का या प्रोडक्टों का। इसी को बोलते हैं अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। जितना आप रिएक्टेंटों में वजन लोगे, जिसका रिएक्टेंटों का मास होगा, उतना ही किसका मास निकलेगा, प्रोडक्ट का मास निकलेगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जरा इसकी कहानी को समझ लीजिए। किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। अभी इसको भी देखें, दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन हो सकती है, भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का, जो पदार्थों की मात्रा थी, टेक प्लेस
द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मतलब जितने भी सिस्टम में इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उतना जितना मास होगा उतना रिएक्टेंटों के मास के बराबर निकलेगा। इसी को ही बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले चाहे 2 अभिकारक हो सकते हैं, 2 रिएक्टेंट हो सकते हैं, 3 रिएक्टेंट हो सकते हैं, 4 रिएक्टेंट हो सकते हैं, जितने भी रिएक्टेंट हो वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका वजन क्या होगा, बराबर होगा। इसी को बोलते हैं अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया में बने पदार्थ, जो रासायनिक क्रिया में बनेगा मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे के योग के क्या होगा, बराबर होगा। और इसी को बोलते हैं अपन द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब आपने 9th में कुछ इस टाइप से पढ़ा होगा, अब आप इसके लिए नोट कर लीजिएगा। देखिए अब इसके माध्यम से अपन क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे कि अपने पास H2 + O2, ठीक है, प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट होगा इसे बोलते हैं अपन रिएक्टेंट या अभिकारक, ठीक है, और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। उत्पाद क्या बनेगा यहाँ से, 2H2, ठीक है। अब इसका मास देख लीजिएगा, अभी इसको फिर अंतर भी बताएंगे हम। इसका हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, 2 है, यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, और 16 में 2 हो जाए, 2 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। यहाँ तो 2H2 आ रहा है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 बैलेंस कर लें इसके लिए, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। अभी समझाएंगे यहाँ से आपको, देखो यहाँ कितने हो जाएंगे, 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सॉरी, 1 ऑक्सीजन जो है इसके यहाँ कितना लगा है, 2, तो कितने हो जाएंगे, 2 या 32, कितना आ रहा है मास, 36, और यहाँ भी कितना आ रहा है, 36। अब आप इस रासायनिक समीकरण के माध्यम से आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं समझा सकते, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। जी आप ध्यान रखें, इसका सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही इसको डिफाइन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। इसका समझने का सिर्फ तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए आपने 9th में ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा, इसका 4 कर दिया और यहाँ कह दिया इसका भी मास कितना आ रहा है, 36, और इसका ही मास कितना आ रहा है, 36। इससे सिद्ध होता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ना तो मास को उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट किया सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, इस रासायनिक समीकरण के माध्यम से अपन इस वाले नियम से इसको संतुलित किया जाता है, ना कि इस रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से इस समीकरण को, इस नियम को समझ सकते हैं। जी आपको हल्की सी बात ध्यान रखनी है। यहाँ भी कितना आ रहा है, मास 36 आ रहा है, किसके अनुसार, और यहाँ भी 36 आ रहा है। पहली लाइन में आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। आपने साथ 10th तक फर्स्ट लाइन में रहा रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया होगा, बैलेंस किया होगा, वहां आप ये लिखा है, आपने पास बुक है तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम वहां से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा अपन पढ़ते हैं, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। ये बच्चे दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका 1799 में 1799 में लुईस स्ट्राउस ने इस नियम को प्रतिपादित किया था, सर्वप्रथम दिया था। तो इसके लिए देखिए, ये अभी इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी समझेंगे। अभी इसको जो आपको जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो इसके कथन दिए हुए हैं वो आपको याद रखना पड़ेगी, बाकी अपन इसको समझ लेंगे। केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्सेस, सोर्सेस का मतलब स्रोत आप सब जानते हैं। यदि जो भी केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक यौगिक है, आप किसी भी
स्रोत से प्राप्त कीजिए। प्रिपेयर एनी मेथड, किसी भी मेथड के द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा जो उसका कंपोजिशन कांस्टेंट होगा, वेट होगा, वो कैसा होगा, बराबर होगा, चाहे आप उसे किसी भी विधि से बना लीजिए। अभी इसको समझ लेंगे। देखिए प्रत्येक रासायनिक यौगिक उसके अवयवी तक भारानुसार सजाए क्या होंगे, एक निश्चित अनुपात में होती है या एक निश्चित रेशो में होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, जे निश्चित अनुपात का नियम। अब इसको समझ लीजिए। जैसे कि अपन पानी का उदाहरण ले लें, जल का। जल का फॉर्मूला क्या होने वाला है, H2 होने वाला है। पहले अपन ने बात कर ली थी, बहुत इजी है, इसको थ्योरी आप इससे समझ लोगे आसानी से। H2 को आप चाहे अमेरिका से लेकर आइए पानी के लिए, या आप अपने घर का पानी हो, या फिर अपने तालाब का पानी हो, या फिर बारिश का पानी हो, लेकिन उसका फॉर्मूला एक ही रहने वाला है और इसका पानी का फॉर्मूला क्या होगा, H2। यहां तक बात समझ में आई? या पानी का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि पानी में क्या है, दो तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। अब इस पानी, जब आप पानी बना रहे हो, किसी भी मेथड से बना लिए, उसमें क्या होंगे, दो हाइड्रोजन होंगे, एक ऑक्सीजन होगा। यहां तक क्लियर? यदि आप इस पानी के लिए चाहे आप अमेरिका जाकर लाइए, चाहे ब्रिटेन से लेकर आइए, चाहे अपने घर का पानी हो, या फिर बारिश का पानी हो, तालाब का हो, जहां से आप पानी को कलेक्ट करेंगे, या फिर कुआं हो, उन सब में क्या होंगे, पानी के हाइड्रोजन के दो अणु होंगे, दो होंगे, और ऑक्सीजन कितना होगा, एक होगा। ठीक है, जिसके दो परमाणु होंगे और इसका एक परमाणु होगा। यही रेशो होना है सबका। अब बात कर लेते हैं कि निश्चित भारानुसार में कैसे होंगे। देखिए H और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दो एलिमेंट्स है, दो तत्व हैं, और क्या मिलकर बना रहा है, H2O। तो इसमें दो एटम्स किसके हैं, दो परमाणु किसके हैं, हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन कितना है, एक। ये अनुपात में रहेगा पानी, इस अनुपात में ही मिलेगा आपको परमाणुओं के आधार पर पानी, इसी अनुपात में मिलेगा। आप कहीं से पानी लेकर आइए। अब भारों के हिसाब से देख लें या मास के हिसाब से पूछ लेते, किसके हिसाब से हो गया अपने पास, एटम या परमाणु के आधार पर, इनका रेशो जी होने वाला है। ठीक है। अब मास के आधार पर और देख लेते हैं। मास के आधार पर कैसा होगा, देखो H का कितना होता है, मास एक होता है, दो है। देखो मास क्या है, इसका मास कितना, एक, दो हो जाएंगे। और ऑक्सीजन कितना होता है, 16। कोई प्रॉब्लम? यहां से आप उसको कैंसिल करोगे तो 1:8 आएगा। ये किसके हिसाब से आ रहा है, मास के हिसाब से। अब इस पानी को आप किसी भी मेथड से बनाइए, चाहे आपने घर के मेथड से बनाइए, या फिर चंद्रमा पे जाके पानी को बनाइए, या फिर अपने जहां से भी आप पानी लाओगे, उस पानी का मास के हिसाब से रेशो कितना होगा, 1:8 होगा, या 1:8 होगा, और इसके एटम्स के हिसाब से 2:1 के अनुपात में होगा। तो मैं से यही कह रहा है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व, जो अवयवी तत्व थे, एलिमेंट्स थे, सदैव भारानुसार एक निश्चित अनुपात में होते हैं, डेफिनेटेड रेशियो होता है उनका, पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से विधि से प्राप्त कर सकते हो। जल का जो रेशो रहेगा वो एटम्स के हिसाब से, परमाणुओं के हिसाब से 2:1 के अनुपात में रहेगा, और यदि भार के हिसाब से, मास के हिसाब से बात करोगे तो 1:8 के अनुपात में रहने वाला है। पानी आप कहीं से भी ला सकते हैं, उसका भार के हिसाब से और एटम के हिसाब से रेशो का बराबर रहेगा। आप उसे किसी भी विधि से बना सकते हैं। ठीक है। चलिए दूसरे का देख लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा आपको लग रहा है एक निश्चित अनुपात में होते हैं, डेफिनेटेड उनका रेशियो होता है, उसके लिए और समझ लीजिए। अनिश्चित अनुपात भार के हिसाब से भी, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में एटम्स के हिसाब से भी निश्चित रेशो होगा, और मास के हिसाब से भी। यदि पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे थे, H2O बना रहे थे। यदि कुछ ऐसा कंपाउंड बनाए कि H2O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, दो एलिमेंट्स हैं, दो तत्व हैं, और वो मिलके पहले क्या बना रहे थे, पानी बना रहे थे या H2O बना रहे थे, और अब क्या बना ले, वो H2O2 बना ले, और इस H2O2 को बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड। चलिए इसके हिसाब से और इसका द्रव्यमान के हिसाब से, मास के हिसाब से, एटम के हिसाब से रेशियो और देख लेते हैं। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन में कितने हैं, एटम्स हैं, तो आप कहोगे 2 हैं,
कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन में कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, एटम्स के हिसाब से। अब मास के हिसाब से देखें, मास के हिसाब से इसका रेशो कितना होगा? निश्चित होगा। देखें हाइड्रोजन कितना होता है? 1, कितने हो जाएंगे? 2। ऑक्सीजन कितना होता है? 16, कितने हो जाएंगे? 32। कितना हो जाएगा? यहां से करोगे आप 1:16 के अनुपात में प्राप्त होंगे। ठीक है, कि आपको स्थिर अनुपात का नियम भी आ गया होगा। स्थिर अनुपात का नियम में यह है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में जो भी यौगिक कंपाउंड है उसका जो रासायनिक सूत्र है या रासायनिक केमिकल फार्मूला है उसमें जो निश्चित जो उसमें अभिकारक होते हैं, जो तत्व उपस्थित होते हैं, तत्व जो उपस्थित होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, चाहे वो भार की दृष्टि से हो या फिर अपने एटम्स की दृष्टिकोण से हो, लेकिन वो सब क्या रहेंगे? एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं और इसी के लिए अपन बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, यहाँ तक अपने 2 नियमों को पढ़ लिए। आगे के 3 नियम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप इन 2 नियमों के लिए अपनी बुक से भी पढ़ लीजिएगा और जो नियम है बोले आपको उनके लिए वो बहु रटना है या रटना कह सकते हैं, अपन ने समझ लिया है, उन्हें आप एक बार पढ़ लोगे। उसकी कहानी अपन ने यहाँ देख ली, वही कहानी लिखी है। ठीक है, नियम जो होते हैं आप सब जानते हैं, उनके लिए अपन जैसा वैज्ञानिक ने दिया है उसी आधार पे लिखा तो और अच्छा रहता है। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप 2 नियमों के लिए पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट जो नियम है आगे क्लास में पढ़ेंगे अपन।